Good morning, students. Raise your hand if I am audible for you. Okay, students. तो इन डेमो क्लास अपन डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी तक, है ना। अप टू प्लांक क्वांटम थ्योरी अपना डिस्कशन कंप्लीट हो चुका था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो अपना चैप्टर चल रहा था, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 है अपने एनसीईआरटी का, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो इन दिस चैप्टर अपन ने डिस्कस करा था कुछ चीजों के बारे में, दैट इज डिस्कवरी ऑफ एटम, नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, फंडामेंटल particles of atom. In fundamental, common fundamental particle of atoms are electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron. Third topic was discovery of fundamental particles, fundamental particles, in which we discuss about CRT, means cathode ray tube experiment, cathode ray tube experiment. Next one is anode ray experiment, anode ray experiment. We studied that by cathode ray experiment, electrons were discovered. Electrons were discovered by cathode ray experiment, and by anode ray experiment, proton were discovered. Proton were discovered, है ना? And for neutron, the discovery of neutron was based on nuclear reaction. Discovery of neutron was based on nuclear reaction. ये सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि एटम की डिस्कवरी किसने करी, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कौन कौन से हैं, और उसके बाद में अपने पास डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल किस पे बेस्ड है। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे, एनोड रे की डिस्कवरी आपके पास प्रोटॉन की डिस्कवरी एनोड रे एक्सपेरिमेंट पे, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अपने पास कौन सी रिएक्शन पे बेस्ड है, न्यूक्लियर रिएक्शन। आफ्टर दिस टॉपिक अपन ने देखा था दैट न्यूक्लियस के बारे में, व्हाट इज द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करा था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग, सॉरी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी एटम,
central part of any atom in which whole mass of atom is present, है ना? whole mass of atom is present. Nucleus is the central part of any atom. कौन सा चार्ज होता है न्यूक्लियस पे? न्यूक्लियस पे हमेशा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये पॉजिटिवली charged particle. Nucleus is the positively charged particle in which whole mass of atom is present, है ना? पॉजिटिव चार्ज किसके कारण से होता है ये भी अपन ने डिस्कस करा था. बिकॉज इन न्यूक्लियस two particles are present, that is neutrons plus proton. Neutron and protons are present in the nucleus, and the charge on neutron is equals to 0 and charge in proton is equals to positive. So the total charge on the nucleus is positive. न्यूक्लियस की चार्ज कितना रहता है अपने पास? पॉजिटिव रहता है. ये अपन ने डिस्कस करा था. और कैसे मास नंबर कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला अपन ने अप्लाई करा था, दैट A इज इक्वल्स टू n प्लस p और z. A इज इक्वल्स टू n प्लस p और z, है ना? डिस्कवरी ऑफ एटम वाज, किसने डिस्कवर करा था एटम को? सबसे पहले देखा था महर्षि कणाद ने, है ना? बट ही वाज द इंडियन साइंटिस्ट और उसकी अप्रोच इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उसके बाद में रजिस्टर्ड किसको किया गया? आपके पास जॉन डाल्टन को, है ना? डाल्टन ने अपनी थ्योरी भी दी थी, उसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं. उसके बाद जैसे ही डाल्टन ने कहा कि दैट एटम आर इनडिवाइजेबल और अनकटेबल पार्ट ऑफ एनी मैटर एनी मॉलिक्यूल, वैसे ही कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि दैट एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. उसने कहा कि एटम के आगे कुछ नहीं. आगे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि दैट एटम के आगे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो डिस्कवरी करी गई वो किससे करी गई? एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, एक एनोड रे एक्सपेरिमेंट से और एक न्यूक्लियर रिएक्शन से. फिर अपन बात कर रहे थे न्यूक्लियस के बारे में कि दैट व्हाट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें तो आपने इसको छोटी क्लास में देखा है, दैट थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. तो थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी? न्यूक्लियस की. न्यूक्लियस कैन बी डिफाइंड बाय सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी एटम इन विच होल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट और कंसंट्रेट. कि किसी भी एटम का वो पार्ट जिसमें एटम का कंप्लीट मास प्रेजेंट हो, उसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं. और न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बिकॉज in nucleus neutron and proton are present and the charge on neutron is 0 and charge on proton is positive and the total charge of the nucleus is positive. And जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या रहते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं. ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. तो ये किसने एक्सप्लेन करा था आपको? रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करा था. आगे की स्टडी में अपन देखेंगे रदरफोर्ड ने क्या क्या चीजों का एक्सप्लेन करा. रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट आएगा उस पर कंप्लीटली अपन इसको डिस्कस करेंगे, है ना? फिर अपन बात करें कि कुछ स्पीसीज के बारे में डिस्कशन करा था अपना. कौन कौन सी स्पीसीज थी? फर्स्ट इज आइसोटोप, सेकंड इज आइसोबार, third is isotone, fourth is isoelectronic, fifth is isosters, and sixth is isodiaphers. ये टोटल इतने टाइप की स्पीसीज होती है जिसके बारे में अपन ने डिस्कस करा था कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है ना? क्या क्या सेम रहते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे कि विच इज सेम. आइसोटोप की बात करें अगर, तो इन आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम रहता है आपके पास. Z जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है आइसोटोप में. फिर अगर मैं बात करूं आइसोबार में, आइसोबार में A जो है वो सेम रहता है. Z स्टैंड्स फॉर
Z equals to atomic number, A stands for mass number, है ना। अगर आपके पास आइसोटोन की बात करते हैं तो इन आइसोटोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपके पास सेम हो तो दैट स्पीसीज को अपन क्या कहेंगे, आइसोटोन। दैट स्पीसीज इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम आर नोन एज आइसोटोन और आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स क्या होगा कि दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम, इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे, तो उसको अपन क्या कह देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स में क्या रहता है कि दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम। ये दोनों चीजें आपके पास अगर सेम होगी तो उसको अपन क्या कह देंगे, आइसोस्टर्स। मींस दैट स्पीसीज इन विच नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम or number of electrons, sorry, that species in which number of electrons and number of atoms are same, known as isosters. And the isodiaphers is if that species in which difference between n minus p is equals to same, n minus p यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो अगर आपके पास सेम होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोडायाफर्स कहते हैं, नॉन एज आइसोडायाफर्स। ओके, तो बच्चों अगर यहाँ तक क्लियर है एक बार तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। यहाँ तक अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए बच्चों। चलो वो स्टूडेंट हैंड रेज कर दीजिए जिनको यहाँ तक किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, वो स्टूडेंट हैंड रेज कर दीजिए जिनको यहाँ तक के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है कि सर एक बार उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एनीवन, कोई भी नहीं है? ओके, है ना। डिस्कवरी ऑफ एटम कैसे हुई ये अपने को पता है, पार्टिकल्स के बारे में पता है अपने को, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। और न्यूक्लियस की बात करें तो उसकी डिस्कवरी किसने करी, कुछ स्पीसीज आती हैं, फर्स्ट इज आइसोटोप, सेकंड इज आइसोबार, थर्ड इज आइसोटोन, फोर्थ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फिफ्थ इज आइसोस्टर्स एंड सिक्स्थ इज आइसोडायफर्स। आइसोटोप यानी कि दैट स्पीसीज इन विच एटॉमिक नंबर विल बी सेम, उसको अपन क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। Isobar means that species in which mass number is same, known as isobar. Isoton means that species in which number of neutrons will be same, known as isoton. Isoelectronic, that species in which number of electrons will be same, known as isoelectronic. Isosters means that species in which number of electrons and number of atoms are same, known as isosters. And that species in which number of neutron and number of protons are same, known as isodiaphers। किसी की डिमांड पे अपन चलो इसके पर एग्जांपल देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ दिस स्पीसीज। ना देखो, आइसोटोप यानी कि मास नंबर डिफरेंट, लाइक 1h1, 1h2, 1h3, these are isotope of hydrogen. Atomic number of hydrogen is same and mass number of hydrogen are different, is different। और कुछ एग्जांपल देखना, लाइक 6C12, 6C13, 6C14, these are isotope of carbon atom, है ना। नेक्स्ट अगर आपको और देखना हो तो 7n14, 7n15, these are isotope of nitrogen। आइसोबार यानी कि मास नंबर आपके पास सेम हो तो आपके पास आ जाता है 2He3 एंड 1H3, और आपके पास क्या आ जाता है दैट 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। These are isobar in which mass number is same and atomic number is different, है ना। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर पोटेशियम का तो मास 39 होता है, तो पोटेशियम के दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं नेचर में, एक N19 पोटेशियम 39 और एक आपके पास 19 पोटेशियम 40। तो दिस इज अदर आइसोटोप ऑफ potassium in which mass number of potassium is equals to 40. Isoton in which number of neutrons
ओके, वीडियो क्लियर है मेरे हिसाब से। दी आइसोटोप मीन्स क्या हो गया आपके पास कि आपके पास क्या हो, Z सेम हो, 1h1 1h2 1h3, आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर सेम, दीज आर आइसोटोप। अगर आपके पास मास नंबर सेम हो तो वो आपके पास क्या होंगे, आइसोटोप। नेक्स्ट आइसोटोन। आइसोटोन का मीनिंग क्या हो गया, दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी, जो न्यूट्रॉन्स के नंबर है वो अगर आपके पास सेम हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसके आइसोटोन के क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, कि लाइक अपने पास आ गया 6C14, ओके, एंड 7N14, सॉरी 7N15, 6C14 एंड 7N14, 7N15। अपने को पता है कि दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास नंबर, कि दैट A इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाता है, N प्लस P और Z। ये आपके पास क्या आता है, मास नंबर का फॉर्मूला। A इज इक्वल्स टू N प्लस P और Z। N आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है ना, और P आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, Z आपके पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो अगर अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, A माइनस पी और Z। A माइनस पी और Z, P बाई Z नहीं है, P और Z है। उसका रीजन क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी कंडीशन में कभी भी, हमेशा, अगर कोई आयन हो या कुछ भी हो, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर विल ऑलवेज इक्वल टू द आपके पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे देखेंगे 14 माइनस 6 करेंगे तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके पास, 8। यहाँ पे 15 माइनस 7 करेंगे तो न्यूट्रॉन आपके पास कितने आ जाएंगे, 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर दोनों में सेम है तो उसको अपन क्या कहेंगे, आइसोटोन। दीज स्पीसीज आर नोन एज आइसोटोन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपन क्या कहेंगे, आइसोटोन। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया Na प्लस और आपके पास आ गया Mg+2, Na प्लस एंड Mg+2। आपको पता है कि देख Na अगर आपके पास न्यूट्रल हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11। Na अगर आपके पास न्यूट्रल हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। Na प्लस आ गया तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10। Mg अगर न्यूट्रल हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12। और अगर आपके पास Mg+2 आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 10 है। दीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, दोनों में डिफरेंस। आइसोस्टर्स की बात करते हैं कि दैट व्हाट आर आइसोस्टर्स। देखिएगा, लाइक आपके पास आ गया N2, लाइक आपके पास आ गया NO+। मैंने कहा इसमें दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आपने कहा सर यहाँ पे तो 14 हो जाएंगे, यहाँ पे 7 प्लस 8 माइनस, कि सर 7 प्लस 8 माइनस 1 कैसे, बिकॉज नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस। प्लस का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होगा, कम होगा। तो 14 तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन और 14 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल। नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। तो N2 में कितने एटम प्रेजेंट है आपके पास, 2। NO में कितने एटम प्रेजेंट है आपके पास, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है, नंबर ऑफ एटम भी इक्वल है, तो इस स्पीसीज को अपन क्या कह देते हैं, आइसोस्टर्स। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल तो उस स्पीसीज को अपन क्या कहते हैं, आइसोस्टर्स कहते हैं, नॉन एज आइसोस्टर्स। आइसोडायफर्स का मीनिंग क्या हो गया, कि अगर आपके पास N माइनस पी का जो डिफरेंस है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, वो अगर आपके पास सेम हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, आइसोडायफर्स। यानी कि आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कैसे, तो देखो 11 Na23 और आपके पास 6C13, ये आपके पास दो स्पीसीज, 11 Na23 एंड 6C13। मैंने कहा कि आप सबसे पहले दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें। तो 23 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, 12। 13 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7। ओके, मैंने कहा अब N माइनस पी कैलकुलेट करें, तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। प्रोटॉन कितने हैं आपके पास, 11। इसे प्रोटॉन 11 कैसे,
मैंने अभी आपको बताया कि देख एटॉमिक नंबर जो है वो इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 11 आपके पास आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, दैट 7 माइनस 6, तो n माइनस पी यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे भी n माइनस पी कितना आ गया 1। तो दोनों में n माइनस पी जो है वो आपके पास सेम है, और अगर n माइनस पी सेम होता है तो उस स्पीसीज को अपन क्या कहते हैं, आइसोडायफर्स कहते हैं, नॉन एज आइसोडायफर्स। यहाँ तक भी क्लियर है तो बच्चा एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। 50% बच्चों का हैंड रेज है, जल्दी कीजिए, सबके होंगे फिर आगे चलेंगे। आज जबरदस्ती मत करना, कोई टॉपिक पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, किसी में कोई डाउट आ जाए अगर आपको, है ना। तो अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो एक बार जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए। अगर कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो एक बार जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए। कोई डाउट नहीं है, चलिए ओके, कोई डाउट नहीं है तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा अब जो आपके पास थ्योरीज है, यहाँ तक तो कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपने पढ़ रखे थे, आपको पता था कि दैट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपने अच्छे से डिस्कशन अच्छे से पहले पढ़ रखा है ना, कि व्हाट आर द आइसोटोप और व्हाट आर द आइसोबार, ये सब चीजें अपने पहले 9th क्लास में आ जाती हैं, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, है ना। एग्जाम्पल आ जाते हैं तो फिर अपन उसको अच्छे से कर लेते हैं। अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, वहां से अपना 11th का मेन एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, है ना। साइंटिस्ट का नाम है मैक्स प्लैंक। उसने कुछ एक्सप्लेन करा था, देखते हैं क्या एक्सप्लेन करा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। सबसे पहले इसने एक डेफिनेशन दी किसकी, ब्लैक बॉडी की। सबसे पहले किसने डेफिनेशन दी, ब्लैक बॉडी, दैट व्हाट इज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का मीनिंग क्या था, दैट सिस्टम which can absorb or emit radiation of all the wavelength, all the wavelength is known as black body। जो सभी टाइप की रेडिएशन को एमिट कर सके, सभी टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज वेवलेंथ, ये क्या होता है वेवलेंथ। तो उसको अभी अपन क्लियर करेंगे कि दैट व्हाट इज वेवलेंथ। फिर इसने एक और डेफिनेशन दी, प्लांक साइंटिस्ट था उसने, दैट क्वांटा और फोटोन, क्वांटा और फोटोन, कि दैट व्हाट इज क्वांटा और व्हाट इज फोटोन। देखिएगा क्या होता है, द ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब और emit the radiation in the form of small packets, small energy packets which are known as quanta of photon, है ना। ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम
जो सभी टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और एमिट करे, उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्वांटा और फोटोन क्या होता है, ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं कि जितनी भी आपके पास ब्लैक बॉडी है वो अगर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है या रेडिएशन को एमिट करती है तो वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में करती है, एंड दिस स्मॉल एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा और फोटोन। अब अपन ने कईयों के प्रॉब्लम आई होगी कि सर व्हाट इज वेवलेंथ, कि सर वेवलेंथ क्या होती है, ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। वेवलेंथ एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे अपन, वेव। वेव कई जनों ने कर रखा है दैट व्हाट इज वेव। अपन वेव की बात करें कि वेव क्या है, व्हाट इज वेव। वेव की बात करें तो डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम, डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में जो डिस्टरबेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, है ना। ये मैंने एक्सप्लेन भी करा था पहले भी आपको कि दैट डिस्टरबेंस का मीनिंग क्या हो गया, कि लाइक मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ बातें, मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेव के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको फोटोन के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको ब्लैक बॉडी के बारे में बता रहा हूँ कि दैट व्हाट इज ब्लैक बॉडी, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज वेव, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज वेवलेंथ। बट पीछे से क्या है, किसी ने आपको आपके घर में किसी ने आवाज दी, तो आपकी स्टडी में जो डिस्टरबेंस हो रहा है उसको भी अपन क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो कोई भी आपके पास मीडियम हो, उस मीडियम में जो डिस्टरबेंस होता है उस डिस्टरबेंस को अपन क्या कह देते हैं, दिस डिस्टरबेंस इज नोन एज वेव। फिर आते हैं आपके पास कुछ वेव पैरामीटर्स, है ना। जिसने कर रखा है उनके लिए एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा कि दैट व्हाट आर द वेव पैरामीटर्स। वेव पैरामीटर्स, कि वेव पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो कोई भी अगर वेव हो बेटा तो वो वेव हमेशा ऐसे मोशन करती है, वेव जो है वो हमेशा इस फॉर्म में मोशन करती है, ऐसे मोशन करती है वेव हमेशा, है ना। तो कुछ डेफिनेशंस आती है, इसको अपन क्या कह देते हैं, वेव पैरामीटर्स कह देते हैं। कुछ डेफिनेशंस आती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, वेव पैरामीटर कहते हैं। ये जो है वो आपके पास इस वेव पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल का जीरो पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। ओके, ग्राफ देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब डेफिनेशंस कौन कौन सी आती है, वेव पैरामीटर कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं कि विच वन आर वेव पैरामीटर्स, जिनके बारे में अपने को प्लांक की थ्योरी में पढ़ना बहुत जरूरी है। वेव पैरामीटर्स, है ना, कौन कौन से वेव पैरामीटर्स आते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है फर्स्ट वेव पैरामीटर इज एम्पलीट्यूड। First wave parameter is amplitude and it is denoted by small a. फर्स्ट वेव पैरामीटर अपने पास क्या आता है, एम्पलीट्यूड, और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल ए से। कि आपके पास कोई भी वेव पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है कि दैट मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन माय पोजीशन। और मैं अगर वापस अपनी ओरिजिन पोजीशन पे चला जाऊंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल। ये चीज अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं 9th क्लास में। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ अगर आपके पास कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ तक होगा, कि सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ तक होगा। मैंने कहा यहाँ, तो आपने कहा सर यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मैंने कहा कैसे, तो आपने कहा सर यहाँ पे ये जीरो पोजीशन पर है, यहाँ पे आएगा तो भी ये कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे आएगा तो भी कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे आएगा तो भी कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, जीरो। यानी कि इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, और पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो मैंने कहा बता दो बच्चों मैक्सिमम कहाँ तक होगा, तो आपने कहा सर मैक्सिमम तो यहाँ तक होगा। मैंने कहा मिनिमम कहाँ तक होएगा, तो आपने कहा मिनिमम जो वेव है वो कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ तक आपके पास मिनिमम होएगा। तो किसी भी वेव में, इसको क्या कहते हैं वो मैं आपको बताना भूल गया, ये जो होते हैं इसको अपन कहते हैं क्रस्ट, और इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रोन। ठीक है ना। तो आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, कि कोई भी वेव पार्टिकल का
मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, it is known as amplitude and denoted by small a. Denoted by small a. The maximum or minimum displacement of any wave particle is known as amplitude. Okay, first definition मेरे according clear है. Second पे चलते हैं. What is second definition? Second definition is wavelength. Second definition is wavelength and it is denoted by lambda. It is denoted by lambda. Lambda है ना, LAMDA, लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको, लैम्डा. तो ये होता क्या है, मैंने कहा ये जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास क्या है, क्रस्ट, और जो ये नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास क्या है, ट्रफ. ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं वो आपके पास क्या है, क्रस्ट, नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं वो आपके पास क्या है, ट्रफ. तो होता क्या है वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, wavelength is the distance between two continuous crust और two continuous trough. दो continuous trough और crust के बीच की जो distance होती है उसको अपन क्या कहते हैं, wavelength कहते हैं. Amplitude is the maximum or minimum displacement. Wavelength क्या होता है, distance between two continuous crust और two continuous trough, जो distance इन दोनों के बीच की उसको अपन क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. तो बच्चों अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से. कईयों ने पहले कर रखा है वैसे ना, डेमो क्लास चल रही थी तो, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके कारण से ये वापस से अपन ने इसको लिया है. ओके ओके तो ये हो गया आपके पास, एक तो एम्पलीट्यूड हो गया, एक आपके पास क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया. अब देखिएगा वेवलेंथ है तो इसकी यूनिट भी होगी, बिकॉज ये लेंथ है ना, लेंथ है तो इसके कुछ ना कुछ यूनिट भी होगी. तो कौन कौन सी यूनिट होती है वो भी मैंने आपको बताया था कि आप इसको फर्मी मीटर में देख सकते हैं. फर्मी मीटर, फर्मी मीटर मीन्स 10⁻⁻15 मीटर. इसको आप पीकोमीटर में देख सकते हैं. पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर. इसको अपन 1 फर्मी हो गया, पिको हो गया. एंगस्ट्रॉम में देख सकते हो, एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर. इसको अपन नैनोमीटर में देख सकते हैं, नैनोमीटर भी इसकी यूनिट होती है, NANOMETR. नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर. इसको अपन माइक्रोमीटर में भी देख सकते हैं, माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁶ मीटर. माइक्रो का सिंबल यू होता है ये, इसको कहते हैं म्यू. क्या कहते हैं, म्यू. नैनोमीटर आ जाए तो अपन लिखेंगे NM, पिकोमीटर आ जाए तो लिखेंगे PM, और फर्मी मीटर आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे, FM. FM आ गया तो फर्मी मीटर, PM आ गया तो पिकोमीटर. एंगस्ट्रॉम को तो A के ऊपर बिंदी लगानी है, नैनोमीटर को NM से, माइक्रोमीटर को म्यू M से लिखते हैं माइक्रोमीटर. तो ये अपने पास क्या होती है, वेवलेंथ की कुछ यूनिट्स होती हैं. वेवलेंथ हमेशा इसी यूनिट में आपको गिवन होता है. कभी कह देंगे भैया पिकोमीटर में है, कभी कह देंगे एंगस्ट्रॉम में है, कभी कह देंगे नैनोमीटर में. तो वेव पैरामीटर की आज अपन ने 2 डेफिनेशन क्लियर करनी है. फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड है ये, सॉरी एम्पलीट्यूड, थोड़ा सा मिस्टेक हो, एम्पलीट्यूड. एंड सेकंड इज आपके पास क्या है, वेवलेंथ है. ओके तो बच्चों कल की क्लास में अपन 3 वेव पैरामीटर और है उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मेन प्लैंक क्वांटम थ्योरी. ब्लैक बॉडी और क्वांटा की तो उसने डेफिनेशन दी थी, इसका जो स्टेटमेंट है वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी यानी कि मैक्स प्लैंक का मेन स्टेटमेंट क्या था. ठीक है ना, तो अपन कल की क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय.